नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉट के बारे में, इस्चेमिक क्लॉट के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलता है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर कि दिमाग के अंदर जो ब्लड ले जाने वाली वेसल्स हैं उसके अंदर क्लॉट आ गया। उस क्लॉट की वजह से ब्रेन के एक हिस्से को खून नहीं पहुंचा, उसे ऑक्सीजन नहीं पहुंची और ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो गया। जब ऐसे पेशेंट को पता लगता है कि मुझे जो पैरालिसिस हुआ है, लकवा हुआ है, वो ब्रेन स्ट्रोक जो है वो खून की थक्की की वजह से हुआ है, तो अक्सर पेशेंट पूछ बैठता है कि डॉक्टर साहब इस खून की थक्की को मैं कैसे डिसॉल्व करूं, कैसे इसको यहाँ से हटाऊं। तो उसी को आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैरालिसिस को समझने से कि पैरालिसिस आपको हुआ तो एक्चुअली आपके ब्रेन में क्या नुकसान हुआ। तो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही है। अब आप देखिए कि ब्रेन को बहुत ज़्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का 70% एनर्जी कंज्यूम करता है और इतनी ही अमाउंट में तकरीबन हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन होती है उसे कंज्यूम करता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस ये ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। हमने कब खाना खाना है, हमने कब चलना है, हमने कब सोना है, हमने कैसे बात करनी है, ये सब हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली चल तो हमारे हाथ पैर रहे हैं बट कंट्रोल ब्रेन कर रहा होता है। तो इसकी जो भूख होती है, इसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जो ब्रेन में ब्लड जा रहा है, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ पे रोक देता हूँ, क्लॉट आ जाता है, तो क्या होता है कि इसके आगे का जो हिस्सा है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाया, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, खाना नहीं पहुँच पाया है। तो जब भी ऐसा होता है तो आगे वाला हिस्सा अगले 3-4 घंटे के अंदर डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद इतना तो था कि वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर सके बट बहुत लंबा वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज हुआ है, अगर हम इसे पहले 3-4 घंटे में खोल देते हैं टीपीए की वजह से, टीपीए की हेल्प से, जो कि एक इंजेक्शन होता है जो ब्लड को बहुत तेज़ी से पतला कर देता है, तो ये क्लॉट भी डिसॉल्व हो जाता है और ब्लड का फ्लो रिगेन हो जाता है। तो हमारे ब्रेन का जो एरिया है वो डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि वो घुटन में तो था बट अभी मरा नहीं था। बट अगर आप ये 3-4 घंटे को यूज़ नहीं कर पाते, अगर आप हॉस्पिटल पहुंच भी जाओ और आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता या किसी कारण से आपको वो नहीं दिया जा सकता, तो क्या होता है कि ब्रेन के आगे का हिस्सा बिना ऑक्सीजन के, बिना खाने पीने के मर जाता है। अब ऐसे केस के अंदर अगर इस क्लॉट को मैं यहाँ से हटा भी दूं तो भी जो हिस्सा डेड है वो डेड ही रहेगा, वो रीएक्टिवेट चालू किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर मरे को जिंदा नहीं कर सकता आज की डेट के अंदर। फ्यूचर में हो अलग बात, बट आज की डेट में ये काम नहीं हो सकता। तो ये जो क्लॉट है, अब इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको निकालने के बाद भी कोई हमें फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने ध्यान क्या देना होता है, एक बार बना है दूसरी बार ना बने। इसलिए जितने भी पेशेंट पैरालिसिस के होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं, जिनकी एमआरआई रिपोर्ट के अंदर क्लॉट आया हुआ होता है, उन्हें 2 टाइप की मेडिसिन कभी लाइफ में बंद नहीं करनी चाहिए। पहली है खून को पतला करने वाली, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, अगर उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो। अगर ये 2 मेडिसिन आप लेते रहते हो तो आपके दोबारा पैरालिसिस होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या ध्यान रखना है कि जो नुकसान हो गया, आगे ना हो, इसका हमें ज़्यादा ध्यान रख के चलना है। अब सवाल उठता है कि अगर ये ब्रेन का हिस्सा डेड ही रहेगा तो हम दोबारा से ठीक कैसे होंगे? क्या हमें अपनी हिम्मत छोड़ देने की ज़रूरत है या हिम्मत को लाने की ज़रूरत है? तो अगर आपको पैरालिसिस हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो जिस दिन आपको पैरालिसिस हुआ था उस दिन की कंडीशन को याद करो। क्या आप चल पा रहे थे, बोल पा रहे थे, क्या आपके हाथ पर हिल पा रहे थे? मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं हो पाता, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है हम क्या देखते हैं कि पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी आनी शुरू होती है। पेशेंट थोड़ा बहुत चलना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलना शुरू हो जाता है। वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें ताकत कम होती है, चाल पैर घूम के आ रहा होता है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही होती है, बट चलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ब्रेन का वो हिस्सा मर गया था तो ये जो ताकत आई ये कहाँ से आई, कैसे आई? क्योंकि यही पैरालिसिस का इलाज भी है। ये जो टेक्निक होती है, ये जो मेथड होता है जो हमारी बॉडी करती है, ये एक नेचुरल मेथड होता है। जैसे अगर आपकी स्किन पे कहीं चोट लगे, हड्डी टूटे, क्या होता है, जख्म भरता है ना, तो उसका एक प्रोसेस है। वैसे ही ब्रेन के अंदर जब किसी टाइप का नुकसान होता है तो ब्रेन भी अपने प्रोसेस में आता है और इस प्रोसेस को, हीलिंग प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन अपने नर्वस सिस्टम को रीगेन करने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने से कि ये क्या चीज़ होती है और कैसे काम करती है। हमारे ब्रेन ने अगर किसी जगह पे सिग्नल भेजना है तो उसके बीच में एक पाथवे बना होता है, एक रास्ता बना होता है, जिसे हम अपना नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसे हम नसें कहते हैं। तो ब्रेन सिग्नल भेज रहा है मेरे हाथ को एक नर्व के थ्रू कि इसको इस तरह से हिलाओ, तो एक पाथवे ना, एक रास्ता है।
अगर ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज हो जाए जो मेरे इस हाथ की नस को चलाता था, तो क्या होगा, मेरा हाथ चलना बंद हो जाएगा। तो ये तो होगा आपका पैरालिसिस। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैं ब्रेन की इमेज है, इसके अंदर आप जो गुच्छे देख रहे हैं वो है हमारी नर्व्स। ये नर्व में करंट पास करता है, ये नर्व पास होते हुए हमारी मांसपेशियों तक पहुंचता है और हमारी मांसपेशियां इस पर रिस्पॉन्ड करती हैं कि मेरे को इस हाथ को कितना खोलना है, कितना बंद करना है, कितनी ताकत से खोलना है। ये सब कुछ हमारी इसी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा होता है। अब जब आपको पैरालिसिस हुआ था तो ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया था, मगर अगर आप इस पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो मैं दूसरे रास्ते को लेकर, लंबे रास्ते को लेकर वहाँ पे पहुँच सकता हूँ ना। तो अब क्या होता है कि ब्रेन जब न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म के अंदर जाता है तो वो सीधा रास्ता नहीं लेता, छोटा रास्ता नहीं लेता, वो एक बड़े रास्ते से घूम के जाना शुरू करता है, बट वो काम को करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो रास्ता बना था ये स्पेसिफिकली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं था। भगवान ने इस रास्ते को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया था कि ये आपके हाथ पैर को हिलाए। तो जब ये काम करना शुरू करता है तो क्या होता है कि हमारे हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं होती। मगर ब्रेन के साथ क्या अच्छी बात होती है कि ब्रेन अपने आप को और कॉम्प्लेक्स कर सकता है, यानी वो अपने नेटवर्क को और सॉलिड कर सकता है। और जैसे जैसे वो अपने को सॉलिड करेगा हमारे हाथ पैर में ताकत आनी शुरू हो जाती है। इसको एक छोटे से एक आसान एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप फ़ोन यूज़ करते हैं, आप किसी भी जगह पे बैठे होते हैं तो आपके फ़ोन पे 3-4 टावर से नेटवर्क आ रहे होते हैं। अगर एक टावर आपका बंद भी हो जाता है तो भी आपके फ़ोन से सिग्नल्स नहीं बंद होते, आप फ़ोन का यूज़ कर पाते हैं। डिस्कनेक्शन हमें देखने को मिलता है कि वो बार बार कटता है बट हम बात कर पा रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ हो रहा है कि हमारे अगर एक ब्रेन का हिस्सा डैमेज भी हो जाए तो ब्रेन की बाकी हिस्से मिलकर उसको काम को कर तो लेते हैं बट परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते। अब ये जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ब्रेन ने इस काम को करना शुरू किया वो था न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन के नर्वस सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स करना, न्यूरॉन्स को और कॉम्प्लेक्स करना, उनके बीच में जो कनेक्शन है उनको और कॉम्प्लेक्स करना। क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ब्रेन के अंदर आती चली जाती है उतना ही डेवलप हमारा ब्रेन, हमारा IQ भी बढ़ता चला जाता है। गहराई में और इसमें गहराई में नहीं जाते। अब सबसे बड़ी दिक्कत न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ क्या होती है कि ये पहले 6 महीने में बहुत अच्छा काम करता है। यानी आज आपको पैरालिसिस हुआ तो अगले 6 महीने में आप कुछ भी करोगे आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। आप कोई भी मेडिसिन खा लो, फिजियोथेरेपी करवा लो, किसी भी मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, आपको हर जगह वहाँ पे आराम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से आपके ब्रेन के अंदर ही इंप्रूवमेंट हो रही है। बट अगर आपके ये 6 महीने बीत जाते हैं उसके बाद आप उसी जगह पर वापस जाते हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मेडिसिन जो मर्जी खा लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप एक्सरसाइज भी कर लो, अच्छी से अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट को रख लो, महंगे से महंगे भी रख लो, तो भी हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अब ब्रेन ने न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को बंद कर दिया है नेचुरल तरीके से। अब हमें क्या चाहिए? अगर हमने पेशेंट को यहां से ठीक करना है तो हमें इस न्यूरोप्लास्टिसिटी के मैकेनिज्म को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यानी हमें ब्रेन को वो चीज़ें देनी पड़ेगी जिससे वो अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी को अपने अंदर अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनने के लिए काम करे। उसके लिए वो खाना हो सकता है, उसके लिए वो एक्सरसाइज हो सकती है और उसके लिए वो मेडिसिन हो सकती है। तो ये पूरा जो पैरालिसिस में ट्रीटमेंट का जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में डिपेंडेंट होता है। पहला है ब्रेन को रेडी करना, किसके लिए? न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, यानी ब्रेन को और कॉम्प्लेक्स करने के लिए। तो वो पार्ट है मेडिसिन का। अब ब्रेन रेडी है बट उसको पता नहीं है कि मुझे क्या चीज़ सीखनी है, तो हमें दूसरे स्टेप पर जाना पड़ता है। वो है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसमें हम अच्छे होना चाहते हैं। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, पैर आपका ढंग से चलता नहीं है, आप पूरा दिन साइकिल पे बैठे रहते हो, साइकिल चलाते रहते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप साइकिलिंग में अच्छे हो गए बट जब आप साइकिल से उतरते हो, चलने की कोशिश करते हो, नो इम्प्रूवमेंट। अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हो, लेट के एक्सरसाइज करते हो, फिजियोथेरेपी करते हैं, ओ देखो आपका पैर हिलने लगा है, बट जब आप उस पैर हिलते हुए पैर से चलना शुरू करोगे, नो इम्प्रूवमेंट। होता है ना? ये आप आराम से रिलेट कर सकते हो कि मैं जो जिम में जो मैं फिजियोथेरेपी करवा रहा है, मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उसमें तो अच्छा हो रहा हूँ बट मेरी चाल में फ़र्क नहीं आ रहा, मेरे हाथ में फ़र्क नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? अब ब्रेन को समझने की कोशिश करो। ब्रेन जिस काम को बार बार करता है उस काम में वो अच्छा होता चला जाता है। यानी अगर मैं चलूँगा तो मैं चलने में अच्छा होऊंगा, अगर मैं स्विमिंग करूंगा तो मैं स्विमिंग करने में अच्छा हो जाऊंगा, अगर मैं साइकिलिंग करूंगा तो मैं साइकिलिंग करने में अच्छा होऊंगा, उससे मेरे चलने में फ़र्क नहीं आएगा। तो अब मुझे पता है कि ब्रेन जो है किसी भी काम को
अच्छी तरीके से तब करना शुरू करता है जब हम उस पर बार बार काम करते हैं, उसी चीज़ को बार बार करते हैं। अब मुझे पैसे क्या चाहिए? तैरना नहीं, साइकिलिंग नहीं, मुझे क्या चाहिए? चलना, हद से दौड़ना। तो मैं इन्हीं 2 एक्सरसाइज पे अपने आप को फोकस करूंगा। मैं पूरा दिन इसी चीज़ को दूंगा कि मैं ढंग से चलूं। अगर आप पैर घुमा के रखते हो और घुमा के रखोगे तो पूरी जिंदगी पैर घुमा के ही रखना पड़ेगा। तो आपने इस चीज़ से ध्यान क्या रखना है? तो आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम चलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो हमारी चाल सही तरीके से होनी चाहिए। शुरुआत में हो सकता है कि दिक्कत हो, बट हमने अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो वो रंग भी लाएगी, उसका फल भी आएगा। तो आप क्या करो, आप आपके घर में जो फर्श होता है ना, उसके बीच में जहाँ पे 2 पत्थर मिलते हैं, 2 टाइलें मिलती हैं, वहाँ पे एक लाइन डल जाती है नेचुरल तरीके से। आपने क्या करना है, उसी लाइन के ऊपर दोनों पैर को रखने की कोशिश करनी है। पैर को घुमाना नहीं है, उठा के रखना है। इसके लिए जो पूरी वीडियो है ना, इस वीडियो के एंड में आपको पूरा लिंक दूंगा जिसे आप समझना और करना, जिससे आपकी पैर की दिक्कत पूरी तरह से खत्म। तो ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था, हम कहाँ से चले थे? क्लॉट से चले, तो कहाँ पहुँच गए, है ना? अब हम नहीं करेंगे, अब हम फोकस करेंगे क्लॉट के ऊपर। तो ये जो क्लॉट आया है वो डिसॉल्व होता है, नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये रास्ता खुल भी जाएगा ब्रेन के अंदर तो भी आपको हाथ पैर के अंदर 0 चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपने जो फोकस करना है अपने आप को, वो करना है न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू कर हाथ पैर में जो कोई भी ताकत है उसको बढ़ाना है, जिससे आप अपने काम करने लायक बन जाओ, किसी पर डिपेंडेंसी आपकी ना रहे। जो आप काम पहले करते थे, कम से कम अपने काम को दोबारा से रीजॉइन कर सको, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है। आज आप इस चीज़ को छोड़ोगे, कल ही दिखती बड़ी 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 और बड़ी होती चली जाएंगी। तो हमने कोशिश क्या करना है, अपनी खोई हुई ताकत को लाने के लिए फोकस करना है, ना कि क्लॉट के पीछे भागते रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए क्लॉट के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं अवेलेबल हूँ। आप आके मुझसे मिल सकते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।